हेलो गाइस एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द टूर टू बिग बैंग। जिस तरीके से लास्ट पार्ट में हमने आपको बिग बैंग की फॉर्मेशन से लेकर धरती के फॉर्म होने तक सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसी तरह इस वाले पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि धरती से फॉर्म होने से लेकर इंसानों के आने तक क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और किस टाइम पीरियड में हुआ। एंड सो लेट्स बिगिन। धरती के शुरुआती समय में धरती बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, जिसके कारण जितना भी धरती पे मेटल था वो सब लावा में फॉर्म हो रहा था और धरती के सेंटर तक पहुंच रहा था। आज उसी सेंटर को हम कोर के नाम से जानते हैं, जहां का टेम्परेचर लगभग 6000 सेल्सियस डिग्री है और वो आज हमारे पैरों से लगभग 3500 किलोमीटर नीचे है और इस पूरे कोर का रेडियस लगभग 3000 किलोमीटर है। और अब जब ये सारा लावा धरती के कोर में जमा हो रहा था तो वो इतने हैवी मटेरियल से बना था, जिसके कारण धरती को उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिली और इसके साथ साथ जितना भी लाइट वेट मटेरियल था धरती के सरफेस पे, लाइक ऑक्सीजन, वाटर, वो सब वेपराइज होके एटमॉस्फेयर बन गया। अब लगभग करोड़ों सालों तक धरती धीरे धीरे करके कूल डाउन होने लग गई, वहाँ पे बारिश पड़ने लग गई। उसके साथ साथ कई सारे एस्ट्रॉइड भी फॉल हुए, जिनके कारण ओशन फॉर्म हुआ और जो एस्ट्रॉइड फॉल होते थे वो सब बहुत ही ज़्यादा रिच मिनरल्स के साथ आते थे। एंड इसीलिए इन एस्ट्रॉइड ने लाइफ को पहली बार धरती पे क्लच करना शुरू किया ओशंस के अंदर। 2 बोनस फैक्ट, एस्ट्रॉइड के धरती पे गिरने के कारण हमें वो मिनरल्स मिले जिसके कारण हमारी बॉडी बनी। इसका मतलब हम एक्चुअल में एस्ट्रॉइड के बने हुए हैं। सेकेंड फैक्ट, धरती पे पहला लाइफ ओशन में इसीलिए आया था क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं था कि वो एक लाइफ को सपोर्ट कर सके। एंड इसीलिए ये माना जाता है कि लाइफ की शुरुआत सबसे पहले वाटर से हुई थी, क्योंकि वाटर एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो लोग पानी में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लगभग इसी समय तक धरती का सबसे पहला सुपर कॉन्टिनेंट भी आया था। सुपर कॉन्टिनेंट यानी धरती का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जहाँ पे धरती का सबसे ज़्यादा कंटिन्यूअस लैंड मास हो। और लगभग आज से 2.4 बिलियन प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन रिच होने लगा। मगर इस समय तक जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, लेकिन फिर भी कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आ चुके थे जो डायरेक्टली सन की रेडिएशन से खुद को जिंदा रखते थे और रिप्रोड्यूस करते थे। और यही सारे ऑर्गेनिजम्स मीथेन प्रोड्यूस करते थे, जो मीथेन एटमॉस्फेयर में हीट को कैप्चर करने के लिए काम आता था, जिसके कारण सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर बन पाया। और जब ये मीथेन के साथ कंबाइन हुआ तब इसने प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड, जो फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सो यहाँ पे हमें कई सारी लिंक देखने को मिलती है कि लाइक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के रह सकता था और वो मीथेन प्रोड्यूस करता था, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता था, जो मत काम करता था एक प्योर ऑक्सीजन बनाने में। लाइक किस तरीके से हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ लिंक कर रही है लाइफ को फॉर्म करने के लिए। इट्स लिटरली साउंड लाइक मैजिक। लेकिन ज़्यादा समय तक चीज़ें ऐसी रही नहीं, क्योंकि धरती बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण धरती कूल डाउन हो गई और एक स्नो के बॉल में बदल गई। और ऐसा ही एटमॉस्फेयर लगभग 30 करोड़ साल तक रहा। जस्ट इमेजिन, 30 करोड़ साल तक धरती एक स्नो का गोला थी। आई मीन हम सिर्फ 60 से लेके 80 साल तक जिंदा रहते और धरती 30 करोड़ साल तक, लिटरली जब से इंसान आए नहीं है उससे भी 100 गुना सालों तक धरती बस एक स्नो के बॉल में ही रह गई थी। कितना फैसिनेटिंग फील करता है और ये हमें कितना छोटा बताता है कि इंसान कितने ज़्यादा छोटे हैं समय के मामले में। मगर हमारा लक इतना ज़्यादा अच्छा था कि भले ही धरती पूरी तरीके से स्नो से ढकी हुई थी, ओशन के डीप में अभी भी कहीं ना कहीं लाइफ पनप रही थी और इसके साथ साथ ओजोन लेयर भी धीरे धीरे ही सही पर ज़रूर फॉर्म हो रही थी। एंड एक ऐसा पॉइंट आया जहां ओजोन लेयर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि वो अपने अंदर ही हीट कैप्चर करके रख पाई, जिसके कारण सारी स्नो मेल्ट हो गई एंड दिस रिजल्ट अ लाइफ ऑन लैंड।
और इसी तरह आज से 55 करोड़ साल पहले फर्स्ट टाइम फिश एरा शुरू हुआ, जिसमें कई सारी फिश की प्रजाति आना शुरू हुई जिनके पास एक वर्टिब्रेट कॉलम हुआ करती थी और साथ ही साथ एक शील्ड हुआ करती थी। एंड उसके बाद कुछ ऐसी स्पीशीज भी आने लग गई जो धरती और पानी दोनों पे चल सकती थी विथ वर्टिब्रेट कॉलम, जिसके कारण एम्फीबियन एरा शुरू हुआ। एम्फीबियंस उन एनिमल्स को कहा जाता है जो पानी और धरती दोनों पे जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इसी समय एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई जिसे कहा जाता है पैरामेन एक्सटिंक्शन। इसमें धरती इतनी ज़्यादा हीटअप होने लग गई कि सारा का सारा पानी वेपराइज हो गया, जिसके कारण धरती पे 95% ऑफ स्पीशीज़ चली गई। जस्ट इमेजिन, अगर वो 95% स्पीशीज़ उस समय नहीं जाती तो शायद धरती पे हमें और भी कई सारे कूल एनिमल्स देखने को मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पे बुराई में भी अच्छाई है, क्योंकि जितना भी पानी वेपर में फॉर्म हो गया था, वो सारा पानी रेन के थ्रू धरती पे फिर से आया और इसने जन्म दिया रेप्टाइल्स को। और फेमसली नोन रेप्टाइल्स यानी डायनासोर्स भी उसी समय आए थे। और इन डायनासोर्स ने 16 करोड़ सालों तक धरती पे राज किया और इन 16 करोड़ सालों तक इन्होंने मैमल्स और बर्ड्स जैसी स्पीशीज को भी फॉर्म किया। अब डायनासोर्स को इतना इम्पोर्टेंस इसीलिए दिया जाता है क्योंकि मैमल्स असल में डायनासोर्स कहा जा सकता है कि रेप्टाइल से ही आए थे, क्योंकि सबसे पहली मैमल की स्पीशीज सिर्फ मैमल नहीं थी बल्कि वो मैमल और रेप्टाइल का एक कॉम्बिनेशन था जिसे दी रेप्सिड कहा जाता है, आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले। और इसी तरह बर्ड्स की भी कुछ ऐसी स्पीशीज आई थी। अब इसमें एक फन फैक्ट भी है कि टीरेक्स डायनासोर जो सबसे खतरनाक स्पीशीज मानी जाती थी डायनासोर्स की, उसके सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव एक्चुअल में कॉक है, या जिन्हें हम खाते हैं, मुर्गे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि धरती पे डायनासोर्स भी विलुप्त हो गए थे एक एस्ट्रॉइड के कारण, जिस एस्ट्रॉइड का नाम था चिक्लोप्स एस्ट्रॉइड, जो आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पे गिरा था। लेकिन लकीली इसमें भी एक फ़ायदा था कि इसी एस्ट्रॉइड के गिरने के कारण मैमल्स अपने प्रॉपर फॉर्म में आने लग गए। एंड आखिर में कई साल बाद पहली बार एप्स आए। अब एप्स ह्यूमन में कैसे बदले वो मैंने बड़ी अच्छी तरह इस वाली वीडियो में बताया, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड सो जस्ट चेक इट आउट। सो दैट्स इट। ये था टूर बिग बैंग की शुरुआत से लेके ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस तक का। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी तो हमारा चैनल चेकआउट ज़रूर करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ बी वेटेड।